सबसे पहले मैथ्स खबरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.1 आप लोग को कंप्लीट करवा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। बट ये चीज़ में ये है कि अगर आपको हम ये पढ़ा दें, अभी पढ़ा तो देंगे, लेकिन आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को हम नहीं बताएं, है ना। मतलब इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले 3 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, जिसमें थेल्स थ्योरम आएगा, उसके विलोम और उसके ऊपर में आएगा। जब तीनों थ्योरम पढ़ लेंगे ना, और तब ये हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे 6.2, तो पूरा कंप्लीट आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। और सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं लास्ट में इंग्लिश डाल दूंगा, है ना। आप लोग भी इसमें बने रहिएगा। थेल्स थ्योरम प्रूफ करने से पहले कुछ बातें जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर थेल्स थ्योरम प्रूफ करने में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में कितना साइड होता है? 3 साइड और 3 कोण होता है ना। तो एक चीज़ में और समझना है, अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज अगर जितने हम लंब डालेंगे ना, तो उसका एरिया उतने बार निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो एक त्रिभुज में जितना लंब रहेगा उसका एरिया उतने बार निकलेगा। पहला तो ये था। दूसरा बात है अधिकोण त्रिभुज। तो जो अधिकोण त्रिभुज होता है ना, तो अधिकोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो बाहर से होता है। कहाँ से होता है? बाहर से। वो इनसाइड नहीं होता है, आउटसाइड होता है। जैसे देखिए ये इसका बेस है, तो इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया अधिकोण त्रिभुज का लंब। लेकिन जिस बेस को आगे बढ़ाएंगे ना, तो वही बेस कहलाएगा, ना कि ये पूरा बेस होगा। मतलब ये पूरा बेस नहीं होगा, यही बेस कहलाएगा। बढ़ा के भले इसको यहाँ तक लाए, लेकिन बेस यहीं से ही कहलाएगा, और लंब ये होगा, है ना। तो अधिकोण त्रिभुज का लंब बाहर से होता है, और इसका बेस जिसको बढ़ाएंगे वही रहेगा, है ना। और एक त्रिभुज जितना लंब डालें उसका एरिया उतने बार निकलेगा। और तीसरा बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे तो उसको 4 स्टेप में प्रूफ करेंगे। पहला स्टेप जो गिवन रहेगा, जो दिया गया वो लिखेंगे। दूसरा स्टेप जो सिद्ध करना रहेगा वो लिखेंगे, है ना। और तीसरा स्टेप अगर फिगर में कंस्ट्रक्शन या बनावट करेंगे वो लिखेंगे। और फोर्थ स्टेप प्रमाण करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना, वो कैसे आया। तो ये 4 स्टेप, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमको 4 स्टेप जाना होगा। पहला दिया गया लिखेंगे, दूसरा सिद्ध करना, और तीसरा लिखेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉमन है, कंस्ट्रक्शन फिगर में करेंगे तो लिखेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और लास्ट में उस चीज़ को सिद्ध करेंगे, प्रमाण करेंगे, है ना। तो ये मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट बात था जो थेल्स थ्योरम के लिए हम लोग यूज करेंगे, है ना। इसको याद रखिएगा। एक त्रिभुज जितना लंब रहेगा उसका एरिया उतना बार निकलेगा, और अधिकोण त्रिभुज का लंब बाहर से होता है, और जिसको बढ़ाएंगे वही बेस कहलाएगा। और ये तीसरा बात कि किसी भी थ्योरम को हम लोग 4 स्टेप में प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहला गिवन लिखेंगे, दूसरा जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, तीसरा कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट लिखेंगे, और लास्ट में प्रमाण करेंगे, है ना। अब चलिए हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूफ करते हैं, जो हम लोग को आसानी से समझ में आएगा, है ना। और बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, जो हर बार पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय ये बोलता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। जो देखिए हम लिख भी दिए यहाँ पर, ये थेल्स प्रमेय, है ना। अब देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, जिसके एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर एक रेखा D खींच दी है हम। तो बोल रहे अन्य 2 भुजाओं, तो अन्य 2 भुजा कौन बच गया? AB और AC। करा इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो AD बट्टा DB इधर हो जाएगा AE बट्टा EC। यानी कहने का मतलब AE
AD बट्टा DB बराबर प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करना है AE बट्टा EC, है ना। निरेखा समांतर दिया हुआ है, मतलब DE समांतर BC दे दिया है और बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो आप लोग हम बताए थे किसी भी थ्योरम को, किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए 4 स्टेप में जाएंगे। पहले दिया गया लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करना, उसके बाद बनावट करेंगे तो लिखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे, है ना। और उसके बाद आप लोग को हम बताए थे लास्ट में प्रमाण करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम दिया गया लिख देते हैं, उसके बाद सिद्ध करना है क्या वो लिख देते हैं, और फिर बनावट क्या करेंगे वो भी लिख देते हैं, और तब इसको प्रमाण करते हैं। देखिए दिया गया लिख दिए, एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE, है ना, अन्य दो भुजाओं AB और AC के D और E बिंदु पर काटती है ना। इतना दिया गया, तो सिद्ध करना है, वो भी लिख दिए। तो सिद्ध करना है AD बट्टा DB AE बट्टा EC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। और देखिए बनावट क्या किए हम, है ना, बनावट भी यहाँ लिखे हम। देखिए बनावट किए हैं, B को D से DN लंब AC पर और E से EN लंब AB पर डाल दिए, इतना बनावट किए, है ना। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो आप लोग हम बताए थे कि एक त्रिभुज में जितना लंब होगा उसका एरिया उतना बार निकलेगा। तो देखिए इस फिगर में दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ADE और एक बन रहा है ABC। ADE में दो लंब है EN और DN, तो इसका एरिया कितना बार निकलेगा, 2 बार, है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का हम लंब EN लेके निकालते हैं, है ना। तो जब लंब EN लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जिस पर लंब होता है वही आधार होता है। तो लंब AD पर है तो AD गुना EN, है ना। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब लंब EN के करस्पॉन्डिंग एक त्रिभुज बन रहा है जो अधिकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम है BDE, है ना। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो ये बन रहा है अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज का लंब कहाँ से होता है, बाहर से होता है ना। और जिसको बढ़ाएंगे वही ना बेस कहलाएगा। तो BD को बढ़ा के N तक लाए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अधिकोण त्रिभुज BDE के लिए बेस हो जाएगा BD और लंब हो जाएगा EN, क्योंकि अधिकोण त्रिभुज का लंब कहाँ से होता है, बाहर से होता है। तो इसका आइडिया क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार BD या गुने ऊंचाई EN हो जाएगा, जो लिख भी दिए यहाँ पर हम, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब हमको अनुपात सिद्ध करना है ना, तो अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो दोनों का अनुपात निकाल दिए, इसका एरिया ऊपर जो है वो लिख दिए, इसका एरिया जो यहाँ पर है वो लिख दिए हम। 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, जो बच गया उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए, है ना। अब देखिए त्रिभुज ADE में एक लंब और है जो DM है, EN का काम हो गया, अब बच गया DM। तो जब लंब DM लेंगे तो आधार हो जाएगा AE, है ना। तो बताइए इसका आइडिया क्या होगा, अब एरिया ऑफ त्रिभुज AD का एरिया अब क्या होगा, जब लंब DM लेंगे तो आधार हो जाएगा AE, तो एरिया क्या होगा देखिए, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज AD 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा AE और हाइट क्या हो जाएगा DM, क्योंकि लंब लिए हम DM, तो बेस तो AE होगा ना। तो इसका आइडिया क्या हो गया 1/2, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज AD क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब जब लंब DM लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग एक त्रिभुज और बन रहा है, जो बन रहा है अधिकोण त्रिभुज। देखिए DEC, है ना, ये बन रहा है एक अधिकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण 90 से भरा है। तो आप लोग हम बताए थे अधिकोण त्रिभुज का लंब कहाँ से होता है, बाहर से होता है। तो देखिए अधिकोण त्रिभुज DEC के लिए लंब DM ही काम करेगा, क्योंकि ये इसका आधार ये हो गया। तो आधार को M तक बढ़ा के लाए और इसको इससे ज्वाइन कर दिए, तो लंब तो DM ही होगा ना। तो बताइए अधिकोण त्रिभुज DEC के लिए लंब कौन होगा, DM, आधार कौन होगा EC, क्योंकि EC को बढ़ा के M तक लाया है ना। तो इसका आइडिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस होगा EC और हाइट क्या हो जाएगा DM, जो यहाँ लिख भी दिए हम, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज
DEC 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इसका अनुपात हमको सिद्ध करना है ना, तो दोनों का अनुपात निकाल दिए हम, है ना। इसका एरिया जो था वो लिख दिए और इसका एरिया जो था वो लिख दिए हम। 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, जो बच गया मतलब इधर जो बच गया उसको लिख दिए और इधर बच गया AE/EC, है ना। इसको मान लिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों का LHS का अंश बराबर है ना। दोनों के LHS के अंश बराबर है। अगर हर भी बराबर हो जाए, अगर हर भी बराबर हो जाए तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों का LHS बराबर हो जाएगा। और जब LHS बराबर हो जाएगा तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। और जब RHS बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमको AD/DB और AE/AC प्रूफ करना है ना। अब इसको बराबर करने के लिए मतलब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के LHS को बराबर करने के लिए अंश तो बराबर है ही, हर को बराबर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो क्लास 9 में है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो आप लोग को दिखाते भी है। देखिए त्रिभुज BDE की बात करेंगे तो इसका आधार D है ना। और त्रिभुज DEC की बात करें तो इसका आधार क्या है, D है। तो दोनों त्रिभुज के लिए आधार एक ही है और DE समांतर BC भी तो है ना जो दिया गया है। तो एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच दोनों त्रिभुज स्थित है, तो दोनों के एरिया बराबर होता है। ये चतुर्भुज चैप्टर में क्लास 9 में ये इसका प्रूफ भी है ना। तो अब यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए हम लिख भी दिए यहाँ पर, है ना। त्रिभुज BDE और DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज है, तो दोनों के एरिया क्या होगा, बराबर। तथा समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों का अब LHS क्या हो गया, बराबर। अंश तो बराबर ही था, हर भी क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो दोनों का LHS बराबर हो गया तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो जो यहाँ लिख भी दिए देखिए आप, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, है ना, LHS बराबर हो गया तो RHS भी बराबर हो गया। तो दोनों का RHS देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसका RHS है AD/DB, इसका RHS है AE/EC, है ना। जो यहाँ पर हम लिख भी दिए AD/BD बराबर AE/EC, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, है ना। हो गया प्रूफ्ड। और यही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में मतलब यही पर में आप लोग के एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में, और हर साल रहता है। और इस पर 1-2 ऑब्जेक्टिव भी रहता है ना। एक त्रिभुज दे देगा, जिसका एक त्रिभुज दे देगा, 3 को कोई 3 वैल्यू दे देगा, है ना, कोई 3 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू आपसे पूछ देगा, है ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है जो आप लोग को बताएंगे अभी। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय के विलोम लेकर के। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना पढ़ा है उसका हम इंग्लिश भी कर दिए, CBSE बोर्ड वाले आप लोग लिख लीजिए इसको।